नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती की गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से खबर है, जहां पर दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है। यानी कि इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली से बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। आपको बता दें कि दिल्ली से खबर है, साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग की गई है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया है, दूसरा घायल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक बदमाश को ढेर किया गया है। यानी कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक बदमाश को ढेर कर दिया गया, दूसरा घायल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो साथी को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की थी। पुलिस मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है। जीटीबी अस्पताल में यानी बदमाशों के जो दोस्त हैं, साथी है, वो भर्ती है, वो वांछित है। और इस मामले में जब बदमाश वहां मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने की शुरुआत की, उसी दौरान पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली से खबर, जीटीबी अस्पताल के बाहर यह फायरिंग हुई है। साथी को छुड़ाने के लिए यह फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। तो दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है, दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को ढेर कर दिया, यानी कि एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा जख्मी है। और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर, जीटीबी अस्पताल के बाहर, जहां पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए यह फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो चिंता का मामला है वो ये कि आखिरकार दिन दहाड़े किस तरीके से बदमाशों ने वहां पर फायरिंग की। अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट वहां पर भर्ती हैं। जीटीबी अस्पताल बहुत ही फेमस अस्पताल है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका इसे माना जाता है। हालांकि कोरोना को लेकर भीड़ अभी कम है, लेकिन इस बीच बदमाशों ने ज़बरदस्त फायरिंग की और इस फायरिंग में पुलिस और बदमाश के बीच जब फायरिंग शुरू, यानी कि मुठभेड़ शुरू हुई, तो उसमें एक को ढेर कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यह बदमाश अपने साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर रहा था। और रवि कुमार जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार ये बदमाश कौन लोग थे और किस बात को लेकर वहां पर पहुंचकर फायरिंग करने लगे। हालांकि खबर यह है कि साथी को छुड़ाने के लिए यह फायरिंग की गई थी। क्या पुलिस को पहले से जानकारी थी? पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी? पूरा मामला तफ्तीश से बताइए। जी, जैसा कि पुलिस के मुताबिक जैसे कि जानकारी आ रही है, कुलदीप फज्जन नाम का ये जो है जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य था, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल में जेल काट रहा था, जिस पर 70 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। आज जो है मंडोली जेल की जो 3rd बटालियन की जो सिक्योरिटी जो है, उसके पुलिसकर्मी जो है वो इसको गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चेकअप के लिए लाए थे। लेकिन जैसे ही ओपीडी के नजदीक जो है पुलिस पार्टी इसको लेकर पहुंची, लगभग आधा दर्जन बदमाश जो कि स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, अचानक पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करी। 3rd बटालियन के जो भी पुलिसकर्मी थे उनको साहसिक कदम उठाते उन्होंने पुलिस पार्टी की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और जिसमें एक बदमाश को उन्होंने मौके पर ही ढेर कर दिया, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि कुलदीप फज्जन नाम का जो ये अपराधी था, इसको छुड़ाने में कामयाब आए, लेकिन फिर भी 3rd बटालियन पुलिस कर्मियों का ये बहुत ही साहसिक कार्य है। जी रवि, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? जी, अभी जो है मौके पर जो है
काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, आसपास की जांच कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में जितने भी वो मरीज थे उनको एक साइड कर दिया गया। फिलहाल जो यहाँ पर शांति बनी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ बटालियन और जेल के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली की ये तस्वीर है जीटीबी अस्पताल के बाहर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा बदमाश जख्मी है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश वहां पर पहुंचकर फायरिंग कर रहा था, यानी कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता के कारण इस काम में सफलता नहीं मिली बदमाशों को। तो एक बार आपको फिर से बता दें, बड़ी खबर, जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। दरअसल ये मामला, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि 70 से ज़्यादा आरोपों में वांछित एक शख्स जिसे अस्पताल में लाया गया आज इलाज के लिए, उसी दौरान कुछ बदमाश वहां पर पहुंचे, यानी कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, और पुलिस को खौफ दिखाकर कोशिश की गई थी कि अपने साथियों को वहां से छुड़ा ले जाए, लेकिन इस मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हुए और आखिरकार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है और आपको बता दें कि फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही। पहले बदमाशों ने फायरिंग की शुरुआत की थी, यानी कि आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाश, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, पहले से घात लगाए बैठे थे। जो ही पुलिस की गाड़ी यानी कि वहाँ पर पहुँची है, बदमाश जिसे छुड़ाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उसे लेकर कि ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक शख्स को, यानी कि एक बदमाश को वहां पर ढेर कर दिया गया। हालांकि कुछ देर के लिए आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद जो वहां लोग थे वो काफ़ी सहमे हुए लोग दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से मामला को कंट्रोल में कर लिया है और इस वक्त वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एनसीटी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। आपको बता दें कि एनसीटी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केजरीवाल सरकार। संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है एनसीटी बिल, कल राज्यसभा से भी पास हो गया था। एनसीटी बिल में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति दी गई है, यानी आप दिल्ली सरकार में, केंद्र शासित प्रदेश, खासकर दिल्ली की अगर बात कर लीजिए, अगर किसी भी प्रकार की कोई विधेयक को लेकर चर्चा करते हैं, किसी भी कार्य योजना को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी पड़ेगी। इस बिल में यही खासियत है। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। हालांकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आकर उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, फिर दिल्ली में इलेक्शन क्यों हो, जब उपराज्यपाल के पास ही सभी शक्ति होगी तो हम क्या करेंगे यहां बैठकर। ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बिल को चुनौती दी जाए सुप्रीम कोर्ट में। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो बिल पास किया गया है, बैकडोर से आप कह सकते हैं कि जो केंद्र में जो भी सरकार होगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, यानी एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उपराज्यपाल को बहुत ही पावरफुल बना दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एनसीटी एक्ट लेकर के आई है सरकार, इसके तहत अब जो है दिल्ली की जो सुप्रीम होगा वो एलजी होगा। अभी इससे पहले भी केजरीवाल और एलजी के बीच में शक्तियों के हस्तांतरण को लेकर के, कौन सुप्रीम है दिल्ली के अंदर, इसको लेकर के वहां पर इससे पहले भी बहस चल रही थी और तब जो है कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरह से डिवाइड किया था कि क्या एलजी के अधिकार होंगे और क्या चुनी हुई जो है जो विधानसभा या चुनी हुई सरकार के अधिकार होंगे। लेकिन जिस तरीके से कानून में परिवर्तन किया गया उसके बाद अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दिल्ली का जो सर्वे सर्वा होगा वह एलजी होगा और कोई भी कानून बगैर एलजी की इजाजत के जो है पास नहीं माना जाएगा। तो देखिए, अब इसको लेकर के केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अब जो है सदन में, संसद में पास हुए बिल को कितना बदलेगी, कितना बदल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि संसद के दोनों सदनों में इसको पास किया गया है, एनसीटी बिल एक तरह से अध्यादेश के तौर पर लेकर के आए हैं, उसको बिल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या रुख दिखाती है,
इससे पहले बल्कि कई ऐसे मौके रहे हैं जहां पर जो है सदन द्वारा जो है पास किए गए बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है या उसे जो है होल्ड किया है। अभी अभी ताजा तरीन उसका उदाहरण ही है कि जो एग्रीकल्चर बिल है उसको 18 महीने के लिए फिलहाल अभी एक तरह से सस्पेंड किया है, फिलहाल उसको इम्प्लीमेंट ना करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस बिल को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से शायद आम आदमी पार्टी को कोई राहत मिल सके, लेकिन अब ये टकराव का एक बड़ा विषय जरूर बन गया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा भी बन गया है, लेकिन होता यह है कि दिल्ली में चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार, आपको याद होगा कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस दौरान भी उपराज्यपाल के साथ लगातार किसी न किसी बात को लेकर ठनी रहती थी। और अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जाहिर सी बात है कि केंद्र में सरकार दूसरी है, तो लगातार उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच यानी कि प्रदेश सरकार के बीच किसी न किसी बात को लेकर खींचातानी बढ़ती है। अब जब ये बिल ला दिया गया है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार यानी कोई भी सरकार हो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं काम करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यानी कि लोगों के बीच नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर एलजी वहां की सुप्रीम अथॉरिटी है तो स्वेच्छाचारी बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है यूनियन टेरिटरी में इससे पहले भी कई राज्यों में यूनियन टेरिटरी है और जहां का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता है, एलजी पर ही शक्तियां निहित होती हैं। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर के जो है सबसे ज्यादा जो विवाद है वो केजरीवाल सरकार के समय रहे। केजरीवाल की सरकार के समय वो फिर चाहे इससे पहले जो है नजीब जंग रहे हों, इससे पहले जो है कि जो भी एलजी रहे हों और इसके बाद अब अनिल बैजल, इन सब को लेकर के इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है वो अपने स्वभाव पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शक्तियां विधानसभा में है, विधानसभा कोई कानून बनाएगा और उस कानून बनाने के बाद उस पर सहमति एलजी की लेनी होगी। आपको उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप जो है एलजी के यूनियन टेरिटरी है या तो उससे फुल स्टेट बना दीजिए, तो फिर जो चाहेंगे विधानसभा में सर्वोच्च शक्तियां निहित हो जाएंगी। यूनियन टेरिटरी में इस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें एलजी के उसमें तमाम शक्तियां निहित होती हैं। एलजी को ही बेसिकली गवर्निंग बॉडी का हेड बनाया जाता है और एलजी के आदेशों से ही कानून वहां पर काम करता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको कानून का जामा पहनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब कन्फ्लिक्ट हद से ज्यादा बढ़ गए थे, आप एलजी को कुछ मान नहीं रहे थे, एलजी के पास फाइलें जा नहीं रही थी और बगैर एलजी के पास फाइल भेजे हुए आप सीधे किसी को कानून बना के इंप्लीमेंट कर रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर आ रही है जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने खुद को वादी बनाकर मुकदमा दर्ज किया है। अतीक अहमद के गुर्गे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने करेली थाने में यह मुकदमा दर्ज किया है और खबर का असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रयागराज से खबर है जहां अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उसके खिलाफ पुलिस ने खुद वादी बनकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जाइए भाई, आप अभी भाग जाएंगे। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीधे सीधे दबंगई की तस्वीर है। और आलोक मालवीय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। आलोक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूज़ वन इंडिया जो बहुत ही संजीदगी के साथ इस खबर को हमने दिखाया और दिखाने के बाद इसका असर हुआ है, आप एक बार फिर से दर्शकों को विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था और इस मामले में पुलिस ने किस तरह का एक्शन लिया है। जी विद्या, देखिए जब न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलती है तो उसका बड़ा असर होता है और संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाने में भी ये बड़ा असर हुआ है। जब न्यूज़ वन इंडिया ने चैनल को प्रमुखता से दिखाया कि जिस तरह से अतीक अहमद का गुर्गा अपराध है, उसने लोगों से रंगदारी मांगने की कोशिश की और उनके प्लॉट पर पहुंचकर ईंटा फेंककर उन्हें मारकर डरा धमकाकर पैसा लेने की कोशिश की थी। इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से इस खबर को संज्ञान में लिया गया है और संज्ञान में लेने के बाद ही गुर्गे अफाद के खिलाफ मुकदमा करेली पुलिस ने खुद वादी बनकर दर्ज कराया है और दर्ज कराने के साथ ही उसकी जगह जगह पे तफ्तीश से खोज कर रही है।
उसके ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है और दबिश देने के साथ ही जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके किस तरह से वह काम करता है और किस तरह से अतीक अहमद के लिए उसने काम किया है, उससे पूछताछ करने के लिए उसे ढूंढ रही है। लेकिन फिलहाल वह फरार है विद्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एसपी सिटी दिनेश सिंह से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके खिलाफ पूरी तरह से जाल बिछा दिया गया है और शिकंजा कस के उसको आज रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो लगातार इस खबर को दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है और आपने तस्वीरों में जैसे देखा कि किस तरीके से ईंटें फेंककर लोगों को मार रहे थे अतीक अहमद के गुर्गे, और मार ही नहीं रहा था बल्कि उससे सीधे सीधे हफ्ता वसूली की बात भी कह रहे थे। लेकिन पुलिस ने वादी बनकर खुद ही मुकदमा दर्ज किया है तब जब न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद। लखनऊ से खबर है जहां पर 1 और 2 अप्रैल को बंद रहेगा हाईकोर्ट। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है जहां पर 1 और 2 अप्रैल को बंद रहेगा हाईकोर्ट। प्रयागराज हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जानकारी दी है। दोनों दिन नहीं होगी मुकदमों की ई फाइलिंग। एक बार आपको फिर से बता दें कि बढ़ते कोरोना के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 1 और 2 अप्रैल को लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि दोनों बेंच बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है जहां पर टुहलू में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों की समस्याएं जानी। सीआरपीएफ 65 बटालियन ने उपहार भी वितरित किए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने कंबल, कपड़े, दवाइयां भी वितरित की गई। महासमुंद यानी छत्तीसगढ़ से ये तस्वीर है। सीआरपीएफ 65 बटालियन ने उपहार वितरित किए। ग्रामीणों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टुहलू में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खूबसूरत तस्वीर। सीआरपीएफ 65 बटालियन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों में उपहार भी बांटे गए, खासकर उन लोगों में जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। तो ग्रामीणों को कंबल, कपड़े, दवाइयां वितरित की गई। तो कोरोना के मद्देनजर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों की समस्याएं जानी और ग्रामीणों के बीच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पुरस्कार भी वितरित यानी कि कंबल, कपड़े, दवाइयां भी वितरित की गई। टुलू के इस प्रांगण में यहाँ सीआरपी की 65 वाहिनी का कैंप है। यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसका जो करने के पीछे जो मकसद होता है वो बेसिकली यहाँ के की जो आम जनता है उनसे सीधे संवाद स्थापित हम करते हैं। उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और ख़ासकर जो एक फोर्स के बारे में लोगों के मन में जो एक भय होता है उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि वो भी हमें अपना समझे, हम उनके साथ हैं। और कोई भी शक्ति ऐसी हो जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, अगर वो उनके विकास में अगर बाधक बनता है या उनको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाता है तो उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं और आपके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। और आप सभी का जो ग्रामीण जनता यहाँ की है उनके सर्वांगीण विकास में किसी ढंग की बाधा नहीं पहुँचे। गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐड आते हैं, गवर्नमेंट के जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं इस क्षेत्र में वो उनके पास तक पहुँचे, उनके गांव का विकास हो, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ जिले में नारायणपुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 5 जवानों का पार्थिव शरीर जिला मुख्यालय लाया गया। पार्थिव शरीर को सलामी देने के बाद शहीदों के पैतृक गांव भेजा गया। ग्राम कोड़गांव निवासी आरक्षक चालक का पार्थिव शरीर लगभग 12 बजे उनके ग्राम पहुंचा, जहां क्षेत्र के हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीणों ने शहीद करण देहरी जिंदाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया।
नारायणपुर जिला में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारा 5 वीर जवान शहीद हो गए। अन्य जो जवान घायल हुए उनका भी इलाज रायपुर एवं नारायणपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। हम लोग का कंडीशन भी बेहतर है। ये एक अपना काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन विगत महीनों में काफ़ी मजबूती से नारायणपुर की ईस्ट बस्तर डिवीजन के इलाका में हम लोग के नवीन कैंप खड़ेमे का और इस प्रकार के बस्तर जिला की ओर से बौद्धिक कैंप प्रारंभ करके विगत लगभग 30-35 साल से बंद पड़ा जो स्टेट हाईवे 5 है, इसको प्रारंभ करने के लिए और जन सुविधा के लिए हम लोग ये कैंप सारा प्रारंभ किए गए थे। उसके माध्यम से लगातार उसमें सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया का निर्माण कार्य अभी जारी है। जैसे नक्सल का जो क्षेत्रफल धीरे धीरे इन क्षेत्र में कम होते जा रहा है, इसी बौखलाहट में आकर नक्सली द्वारा किसी न किसी प्रकार का ये विनाशकारी गतिविधि है, उनकी एक नकारात्मक सोच है ताकि जनता की सुविधा के लिए जो जिस और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।